रहीमपुर गांव में रीता अपने 3 बेटों राम, श्याम, माधव और एक बेटी सुमन के साथ रहती थीं। राम के पिता की कार दुर्घटना में तब मृत्यु हो गई थी जब राम बहुत छोटा था। वे एक कंपनी में मैनेजर थे और उन्होंने कर्ज लेकर एक बड़ा घर खरीदा था। उनकी मृत्यु के बाद रीता को वह घर छोड़ना पड़ा और बच्चों के साथ एक छोटी कॉलोनी में रहना पड़ा। वह चाहती थी कि उनके सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। राम ने पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटी सी सड़क किनारे की ढाबे ईटरी में काम करने लगा। सभी बच्चों में सबसे छोटा माधव बहुत तेज और समझदार था। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने स्कॉलरशिप हासिल की और अपने दम पर आगे पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। मैं आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता हूँ। कृपया अनुमति दीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन वहाँ और भी खर्चे होंगे। माँ चिंता मत कीजिए, आज से मेरे भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं सब संभाल लूंगा। रीता ने प्यार से राम को आशीर्वाद दिया। पहरकित से अगले दिन माधव शहर चला गया। राम और सुमन का ख्याल रखता रहा, उन्हें स्कूल भेजता और खुद दिन रात ईटरी में काम करता रहा। भैया मुझे बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल गई है। अब मुझे शहर में ही रहना होगा, लेकिन जल्दी ही आप सबको भी वहां ले आऊंगा। सब बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद श्याम को भी शहर में अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन राम अब भी रोज काम करता रहा, क्योंकि न तो माधव और न ही श्याम ने घर खर्च के लिए 1 रुपया भी दिया। राम, सुमन अब शादी की उम्र की हो गई है। अगर जल्दी कुछ व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ माँ। सुमन की शादी का मतलब और खर्च। मैंने सोचा था कि माधव की नौकरी लगते ही कर्ज चुका दूंगा, लेकिन अब उससे मांगना ठीक नहीं लगता। मैं और मेहनत करूंगा, भगवान जरूर मदद करेंगे। राम सुबह अखबार बांटने लगा और फिर ईटरी में काम करता। धीरे धीरे उसने सुमन की शादी के लिए पैसे जोड़ने शुरू किए। आज सुमन को देखने लोग आ रहे हैं। घर पर रहना। माधव और श्याम भी आने वाले हैं। ठीक है माँ। उस दिन माधव अपनी पत्नी श्यामा के साथ घर आया। माँ, यह आपकी बहू श्यामा है। काम में इतना व्यस्त था कि सबको सरप्राइज देना चाहता था। यह सुनकर रीता का दिल बहुत दुखी हुआ। रीता जी, रमेश हमारा इकलौता बेटा है। हम शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। खर्च हम बराबर बराबर बांट लेंगे। श्याम और माधव ने एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखा। चाचा आप किस जमाने में जी रहे हैं? आजकल लोग सादा रजिस्टर मैरिज करते हैं। इतनी फिजूल खर्ची की क्या जरूरत है? जी, यह आप क्या कह रहे हैं बेटा? बड़ी शादियां बस पैसे की बर्बादी होती है। हम अपनी बहन की शादी ऐसे खर्चीले घर में नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल सही। शादी मतलब बस खर्च ही खर्च। मैं तो खुद भी शादी नहीं करूंगा। माधव, श्याम, तुम लोग क्या कह रहे हो? वे दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। ये हमारी इकलौती बेटी है। बस रीता जी, हम चलते हैं। आप सोच लीजिए और हमें अपना फैसला बता दीजिए। माँ, मैं इस शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं भी नहीं। मेरी नौकरी अभी नई है, मेरे पास बचत नहीं है। फीपन, सुमन, माँ, क्या मेरी कभी शादी नहीं होगी? मैं सिर्फ रमेश से ही शादी करना चाहती हूँ। सुमन, क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारी शादी शान से करूंगा। अगली सुबह राम ने रमेश के पिता को फोन किया। हम इस शादी के लिए तैयार हैं और इसे आपकी इच्छा के अनुसार धूमधाम से करेंगे। राम ने सुमन की शादी बहुत अच्छे तरीके से करवाई। न माधव आया न श्याम। राम, कब तक अकेले सारे परिवार का बोझ उठाओगे? साहब, बस आपका कर्ज चुका दूं, फिर मन को शांति मिलेगी। शहर में कुकिंग प्रतियोगिता है, मैंने तुम्हारा नाम दर्ज करवा दिया है। सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। लेकिन साहब, पैसे। चिंता मत करो, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है।
राम ने प्रतियोगिता जीती, अपना रेस्टोरेंट खोला और नया घर खरीदा। उधर माधव रिश्वत लेने लगा और पकड़ा गया। भैया माधव जेल में है। राम ने माधव को छुड़वाया, परंतु राम के प्रेम से माधव और श्याम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। भैया हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो। पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाई बहन जीवन का सच्चा सहारा होते हैं। गलत कमाई का अंत बुरा होता है। त्याग, ईमानदारी और कृतज्ञता से ही सच्चा सुख मिलता है।